भी टेबल बना लीजिएगा, टेबुलर फॉर्म में करेंगे इसको हम स्टडी। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ओमाइसीट्स को। ओमाइसीट्स साथ में पढ़ेंगे हम अबाउट जाइगोमाइसीट्स। Then we'll study about Deuteromycetes. Then Ascomycetes. Then last is Basidiomycetes. और मैंने आप लोगों को कुछ काम भी दिया था बेटा, वो होमवर्क आपने किया है? काम दिया था वो हो गया बेटा? कल जो आपको होमवर्क दिया था मैंने आपको बोला था सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि आज हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। गुड साक्षी, ओके कुसुम, गुड। तो होपफुली आप लोगों ने किया हो, क्योंकि आज हम उसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम आपको प्लांट किंगडम भी शुरू करना है, ठीक है? तो यस, चलिए सबसे पहला पॉइंट हम इसकी हाइफे को लेकर करेंगे, ठीक है? कि इसकी हाइफे कैसे है। अगर हम बात करेंगे हाइफे की, तो सबसे पहले आपको पता होगा ओमाइसीट्स जो है वो सिंपल फंजाई है, और जो सिंपल फंजाई होती है, लोअर फंजाई होती है, उनके हाइफे कैसे होते हैं? सीनोसिटिक। तो नंबर 1 हाइफे इज सीनोसिटिक। ओमाइसीट्स की भी सीनोसिटिक होते हैं, और जाइगोमाइसीट्स भी जो होते हैं वो सीनोसिटिक हाइफे वाले होते हैं। सीनोसिटिक सीनोसिटिक, ठीक है? जाइगोमाइसीट्स भी सीनोसिटिक। नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइसीट्स। जो ड्यूटेरोमाइसीट्स होते हैं, सीनोसिटिक का मतलब आपको पता होगा एसेप्टेट। बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट, सेप्टेट, and this is also septate, ठीक है? Now next is सिनोसिटिक का मतलब सेप्टा एब्सेंट। मैंने आपको बता दिया इसका मतलब। अगर सेप्टा है तो किस तरह का सेप्टा है वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर तो बेटा सेप्टा है ही नहीं, इसमें सेप्टा है, और वो कैसा है? सिंपल कोर सेप्टा। सिंपल कोर सेप्टा कल बताया था आपको। सिंपल कोर सेप्टा कैसा होता है? अनकंटिन्यूअस या कह सकते हो इनकंटिन्यूअस सेप्टा जो है वो इनकम्प्लीट सेप्टा, दैट इज कॉल्ड सिंपल कोर सेप्टा। इसका अगला वाला भी जो है वो सिंपल कोर सेप्टा है, और जो लास्ट वाला सेप्टा है वो होता है डॉली कोर सेप्टा। डॉली कोर सेप्टा, ठीक है? अब बेटा ये क्लियर हो गया आपको सेप्टा वाला पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल। नेक्स्ट फीचर हम डिस्कस करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल होगा। तो अगर हम बात करेंगे सेल वॉल की ओमाइसीट्स की फॉर्म में, तो ये ओमाइसीट्स जो होती हैं उनके सेल वॉल बने होते हैं सेलुलोज से। यस, फंगस है बट सेलुलोज का सेल वॉल है इसके अंदर। तो सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है? और सेलुलोज होने की वजह से, क्योंकि ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक हो गया,
इसको हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। ओमाइसीट्स को एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज बाकी सब में सेल वॉल बना होगा काइटिन का। बाकी सब में काइटिन से बना होगा इसके अंदर सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनके अंदर। सबसे पहले बात करेंगे ओमाइसीट्स की। तो ओमाइसीट्स जो है वो स्पोर्स बनाते हैं, और क्योंकि ये फंजाई मोस्टली एक्वाटिक होती हैं इसीलिए ये मोटाइल स्पोर बनाते हैं। मोटाइल स्पोर्स, और इनका नाम होता है ज़ूस्पोर्स। ये एक्वाटिक कंडीशन में बनते हैं ज़ूस्पोर्स, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं इसलिए इसको हमने बोला कि मोटाइल स्पोर्स है। नेक्स्ट इज बाकी सारे के सारे नॉन मोटाइल हो गए। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा ज़ूस्पोर, नेक्स्ट इसमें आएगा स्पोरेंजियोस्पोर जो ज़ाइगोमाइसीट्स बनाते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर, और ये नॉन मोटाइल स्पोर है, ये मोटाइल नहीं है, दे डोंट हैव फ्लैजिला ओवर देयर सरफेस, नॉन मोटाइल स्पोर्स। इसके बाद बनते हैं कोनिडिया। कोनिडिया आपको याद होगा कैसे होते हैं कोनिडिया, पेनिसिलियम की तरह। पेनिसिलियम का एग्जांपल होता है कोनिडियल स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से, लाइक दिस आपने इसको डिटेल पढ़ा होगा। हाइफा जो है वो ऊपर से जो है सर्कुलर फॉर्म में कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, एंड दिस पोर्शन व्हिच इज कटिंग ऑफ, ना जहां पर भी गिरेगा इट विल जर्मिनेट इनटू न्यू टाइप ऑफ बॉडी। नेक्स्ट इज आल्सो सेम कोनिडिया, and the last one which is very important is going to show vegetative reproduction by fragmentation. Vegetative reproduction by fragmentation. बॉडीज की जो बॉडी है, हाइफा की बॉडी है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, तो ईच पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करता है। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के बाद वी विल गोइंग टू डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपल है बेटा, इसमें तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करेंगे ओमाइसीट्स के अंदर। तो इनमें सबसे पहले क्या होती है, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन और साथ ही साथ गैमेटेंजियल कांटेक्ट। इनके बारे में डिटेल मैंने आपको आज होमवर्क में दी थी, ठीक है ना। होपफुली आप लोगों ने पढ़ा हो प्लेनोगेमेटिक पॉपुलेशन एंड गैमेटेंजियल कांटेक्ट। विल डिस्कस इट, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, पहले सारे लिखवा देती हूं टाइप्स। गैमेटेंजियल कांटेक्ट। अब अगले में क्या होगा, अगले वाले में होगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन या कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। और कॉपुलेशन की जगह हम यूज कर सकते हैं कॉन्जुगेशन वर्ड भी, क्योंकि कॉन्जुगेशन शो करे इसीलिए इस कैटेगरी को हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई बोलते हैं।
conjugating fungi. नेक्स्ट फंजाई जो है वो बेटा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है. डिट्यूरियोमाइसिटीज. Deuteromycetes, they lack sexual reproduction. That's why they are called fungi imperfecti. They lack sexual reproduction. That's why they are called fungi imperfecti. तो टाइप्स तुम पढ़ेंगे नहीं इसके अंदर कोई भी. नेक्स्ट इज गैमेटेंजियल कांटेक्ट. गैमेटेंजियल कांटेक्ट के साथ ही साथ इसमें कॉपुलेशन भी होती है. इसमें सोमैटोगेमी भी होती है. गैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी होती है इसमें सोमैटोगेमी भी होती है. इसमें सोमैटोगेमी के अलावा स्पर्मेटाइजेशन भी होती है. लास्ट टाइप होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वाइड डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किस ग्रुप में देखने को मिलती है? एस्कोमाइसिटीज. इन्हें एस्कस फंगस भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिटीज. इसमें लास्ट दो होती हैं सिर्फ और सिर्फ सोमैटोगेमी एंड स्पर्मेटाइजेशन. बाकी एब्सेंट होती है. नोट डाउन कर लीजिए बेटा इतना. हो गया बेटा? नोट कर लिया? बताइए. तो मैं इसको रब कर देती हूँ ऊपर से. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें कैरियोगैमी. कैरियोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. फंजाई जब भी रिप्रोड्यूस करती है उसमें कैरियोगैमी देखने को मिलती है. ठीक है. आप लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा. जब भी कोई सेल डिवाइड करता है तो कैरियोकाइनेसिस टर्म सुना होगा. काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन. व्हेन इट कम्स टू कैरियोगैमी यानी इट इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. नाउ विल डिस्कस अबाउट द कैरियोगैमी. Okay, now karyogamy. कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियर फ्यूजन. ये किस साइट पर होगी? तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है एट द साइट ऑफ meiosis होती है. एट द साइट ऑफ meiosis. साइट ऑफ meiosis. एट द साइट ऑफ meiosis यानी कि किसके अंदर होगा? जाइगोट के अंदर. मियोसिस कौन करेगा? रिडक्शनल डिवीजन कौन करेगा? जाइगोट करेगा ना. तो जाइगोट फॉर्म होने से पहले उसके अंदर जो है न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी. ठीक है. तो ये चीज रहेगी इसके अंदर. नेक्स्ट अगेन. ओके, एक और चीज बताती हूँ मैं आपको. जाइगोट का स्पेशल नेम होता है. oomaइसिटीज के अंदर जो जाइगोट होता है उसे बोलते हैं oospore. जाइगोट का नाम होता है oospore. बाद में जाइगोट ऑफ जाइगोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे. जाइगोट ऑफ जाइगोमाइसिटीज शो कैरियोगैमी एंड द जाइगोट ऑफ जाइगोमाइसिटीज इज कॉल्ड जाइगोस्पोर. जाइगोस्पोर.
क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो एसोसिएट होता है किसके साथ, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है एसोसिएट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। ड्यूटेरियोमाइसीट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, दैट्स व्हाई इसके अंदर कैरियोगैमी भी नहीं होगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज कैरियोगैमी इन केस ऑफ दिस एस्कोमाइसीट्स occurs in the एस्कस। एस्कस क्या होती है, कवरिंग ऑफ एस्कोस्पोर्स। अब मैं आपको इस फंजाई के बारे में कुछ बता देती हूँ, सिंपल सी बात। देखिए ये फंजाई कैसे दिखाई देती है, इसके अंदर डबल लेयरिंग होती है। इस फंजाई के अंदर सबसे आउटर वाली लेयर को हम बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प, एस्कोकार्प के अंदर inside each ascocarp there are presence of 4 ascus. How many ascus? 4 ascus. हर एक एस्कोकार्प में 4 ascus होंगे। नेक्स्ट कवरिंग होगी, ये नेक्स्ट कवरिंग है 4 ascus like this। इसको हम नाम देंगे ascus। Inside each ascus there are presence of 8 ascospores. हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। These are ascospores। जब एस्कोस्पोर्स ने निकलना है, लिबरेट होना है, तो सबसे पहले वो एस्कस की कवरिंग को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर एस्कोकार्प को ब्रेक डाउन करेंगे एंड फिर जो है वो एक साथ रिलीज आउट होंगे फ्रॉम दिस होल स्ट्रक्चर। बिकॉज इसमें 2 कवरिंग है, एस्कस की कवरिंग है, एस्कोकार्प की कवरिंग है, इसीलिए इसे सैक फंजाई भी बोलते हैं। सैक फंजाई। लास्ट कैटेगरी के अंदर कैरियोगैमी होती है ऐसे पार्ट में जिसे बोलते हैं बेसिडियम, क्योंकि इसमें बेसिडियोमाइसीट्स है, तो इसका जो कैरियोगैमी वाली साइट है वो है बेसिडियम। मशरूम देखा होगा आपने, मशरूम की सब्जी खाते हैं, ठीक है। मशरूम में हम जो ये पोर्शन ईट करते हैं, ये ईट करने वाला जो पोर्शन है जो खा जाते हैं, दैट इज द बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोकार्प क्या है, जैसे एस्कोकार्प आउटर कवरिंग है, बेसिडियोकार्प भी आउटर कवरिंग है। और इस बेसिडियोकार्प के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होंगे और उन स्पोर्स की जो कवरिंग होगी उसे बोलेंगे बेसिडियम। ठीक है। और आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है लैब्स के अंदर, कुछ स्कूल्स में भी करवाते हैं और कुछ मतलब मोस्टली जो है ये कॉलेज टाइम पे करवाते हैं। तो क्या करवाते हैं कि मशरूम जो है ना उसको यहाँ से कट करवाया जाता है, उसके स्टॉक पोर्शन से कट करवाते हैं। जो उसके गिल्स होते हैं ना, उन गिल्स के अंदर, वो गिल्स एक्चुअली क्या है, वो गिल्स जो है उसके अंदर वो पाउच है। कौन से पाउच, बेसिडियम के पाउच। और उस बेसिडियम के पाउच में उनके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से मशरूम कट करते हैं और किसी पेपर के ऊपर हम इस इतने से पोर्शन को मशरूम के रखेंगे, तो उसको दबाए रखेंगे, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसके स्पोर्स जो हैं वो उस कवरिंग के अंदर प्रेशर की वजह से बहुत ही डेलिकेट होती है कवरिंग, उसमें हम टैप करते रहेंगे, पेपर के ऊपर मशरूम को रखेंगे, टैप करेंगे, मशरूम के सारे जो बेसिडियम है वो कवरिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस टैपिंग, और स्पोर्स आपके पेपर के ऊपर चिपक जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं स्पोर प्रिंटिंग ऑफ मशरूम। ये कॉलेज टाइम पे परफॉर्म करवाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि मशरूम के गिल्स के अंदर उसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसे स्पोर प्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं मशरूम का। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट इज द फ्रूटिंग बॉडी। आपको पता है जो ये ऊपर बल्बिल सा ग्रो कर रखा है, ये काफी बड़ा सा पोर्शन है, इसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब जरा अगर हम बात करें फ्रूटिंग बॉडी किस किस के अंदर प्रेजेंट होगी, तो फ्रूटिंग बॉडी का अगला हम लेंगे
ओके, सबसे पहले बात करेंगे फ्रूटिंग बॉडी की। इन द केस ऑफ ओमाइसीटीज, ओमाइसीटीज सिंपल फंजाई होती हैं, दे लैक फ्रूटिंग बॉडी। सिमिलरली zygomacetes भी सिंपल फंजाई है, दे आल्सो लैक फ्रूटिंग बॉडी। Deuteriomycetes imperfect fungi है, they also lack fruiting body. Fruiting body is only present in the case of Ascocarp and Basidiomycetes. Ascomycetes and Basidiomycetes जो फंगस कवरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उन्हीं के पास फ्रूटिंग बॉडीज भी होती है। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, the most important thing is the example we have to discuss. Oomycetes, Zygomacetes, Deuteriomycetes, Ascomycetes, ये भी मैंने काम आपको आज होमवर्क में दिया था। यहाँ मैं डिस्कस करूंगी कुछ एग्जांपल्स और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ओमाइसीटीज के एग्जांपल्स के बारे में और उससे क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती है प्लांट्स के अंदर। सबसे पहला एग्जांपल है फाइटोफथोरा। फाइटोफथोरा फाइटोफथोरा, बेटा ये फाइटोफथोरा क्या कॉज करती है? फाइटोफथोरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कॉज करती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यानी आलू की सब्जी, जो आप आलू देखते हैं ना बेटा, उस सब्जी के अंदर उसकी फसल को खराब करती है आलू की मतलब क्रॉप को। अब खराब कैसे करती है ये बताती हूँ मैं आपको। लेट ब्लाइट का क्या मतलब होता है? पहली बात जो है, पकने के बाद, ठीक है, जब राइपन हो चुका है, आलू पक चुका है, उसके बाद उसमें ब्लाइट कॉज हो जाएगी। ब्लाइट इज you can say spot like appearance inside the potatoes. कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा आलू को काटने के बाद उसके अंदर कुछ आपको अलग अलग से स्पॉट नजर आते हैं। ऐसा आलू अंदर से थोड़ा सा पर्पलिश कलर का या ब्लैकिश कलर का अंदर से स्पॉटेड होता है। ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ फाइटोफथोरा स्पीशीज। ठीक है, तो पहली चीज इस वजह से, ठीक है। और एक चीज और इससे रिलेटेड है जो आपको बतानी है। बिकॉज ऑफ दिस एक टाइम पर इसने क्या कॉज किया था? एरिश फेमाइन। एरिश फेमाइन, एरिश फेमाइन डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइटोफथोरा। ये भी आपके नीट में पूछा जाता है, एरिश फेमाइन किसकी वजह से कॉज हुई थी? एरिश फेमाइन। अब ये हुई कौन से ईयर में थी? इट इज हैपेंड इन बिटवीन 1845 to 47। 1845 to 47। ऐसे आलू की फसल खाने के बाद जो प्रेग्नेंट फीमेल्स थी उनके अंदर जो है काफी नुकसान होता था उनके बच्चे को, ठीक है ना। तो इससे प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत नुकसान होता था। इट कॉजेस एरिश फेमाइन, डिफेक्ट इन द न्यूबॉर्न्स। It causes defect in the newborn, ये वाले आलू खाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने इसमें लिया है। नेक्स्ट इज एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा। अब आपको याद होगा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी कभी किसी को फंगल डिजीज होती है, जैसे कि पैरों में फंगस हो गई
या बॉडी के किसी सरफेस पे फंगस की कोई डिजीज हो गई, तो आप जब केमिस्ट के पास जाते हो या डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको एक तरह का पाउडर यूज करना पड़ेगा, एक तरह का पाउडर, उस पाउडर का नाम होता है कैंडिड पाउडर। कैंडिड पाउडर बहुत कॉमनली फंगस डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज होता है। और ऐसा कहते हैं बरसातों के मौसम में नॉर्मल टाइल्स के अलावा आपको कैंडिड टाइल्स ही यूज करना चाहिए। अब कैंडिड जो है उसमें एंटी फंगल कैपेसिटी होती है, ये फंगस को किल करता है कैंडिड पाउडर। अब जरा ध्यान से सुनना, एल्ब्यूगो कैंडिडा को मैं कैंडिड पाउडर से क्यों रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पाउडर का कलर किस तरह का होता है, जितने भी आप पाउडर यूज करते हो किस कलर में होते हैं घरों में जो टाइल्स लगाते हो आप, मोस्टली व्हाइट इन कलर, ठीक है। तो जितने भी पाउडर आप लगाते हो वो व्हाइट कलर के होते हैं, कैंडिड पाउडर भी ब्लैक जो है वो व्हाइट कलर का ही होता है। इसीलिए इसी रीजन से आपको याद करने में आसानी होगी कि कैंडिडा से आपको याद होगा कैंडिड पाउडर, पाउडर का कलर होता है व्हाइट, सो इट कॉजेस व्हाइट रस्ट डिजीज, इट कॉजेस व्हाइट रस्ट डिजीज। लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर व्हाइट कलर के ब्लिस्टर्स से कॉज हो जाते हैं। वो ब्लिस्टर जब फूटते हैं तो उसके अंदर से व्हाइट कलर का पाउडर निकलता है, ये डिजीज कॉज करते हैं ये प्लांट्स के अंदर, व्हाइट रस्ट डिजीज। नेक्स्ट इज सर्कोस्पोरा ग्रामिनिकोला। नेक्स्ट इज सर्कोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ठीक है बेटा। सर्कोस्पोरा ग्रामिनिकोला, सॉरी सक्लेरोस्पोरा, सक्लेरोस्पोरा, सक्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ठीक है। सर्कोस्पोरा दूसरे वाले में आता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो है ये कॉज करता है डाउनी माल्ड्यू, ठीक है, डाउनी माल्ड्यू। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं ना वो विल्ट हो जाते हैं, विल्टिंग हो जाती है प्लांट्स की, ठीक है, और वो मुरझा जाते हैं। जो फसलें हैं वो बिल्कुल स्टेम पोर्शन से, जहां से वो ग्राउंड से निकली हैं, ग्राउंड के जिस पोर्शन से वो बाहर निकल रही है उसी पार्ट से जो है वो गीला हो जाएगा वो स्टेम, और वो प्लांट जो है आपका डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे की तरफ। तो इसे बोलते हैं डाउनी माल्ड्यू, जो कॉज करता है सक्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ठीक है। और ये सारे एग्जांपल आपने पढ़े फाइटोफथोरा, ये एल्ब्यूगो और स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, ये आपने पढ़ा ओमाइसीटीज के एग्जांपल के अंदर। नेक्स्ट इज जाइगोमाइसीटीज। जाइगोमाइसीट्स, जाइगोमाइसीटीज में ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, 3 एग्जांपल ही पढ़ते हैं जाइगोमाइसीटीज के। सबसे सिंपलेस्ट है ये। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है पिलोबोलस। पिलोबोलस ये फंजाई हमारे को कोई हार्म नहीं करती, ये डंग फंजाई है, ये गोबर के ऊपर ग्रो करती है। इसे कॉप्रोफिलस फंजाई भी बोलते हैं। तो ये ग्रो करती है, ग्रो ओवर हॉर्स डंग, हॉर्स डंग, ठीक है। ये घोड़ों की जो घोड़ों के थ्रू फीसेस निकलती है उसके ऊपर ही ग्रो करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पिलोबोलस के बाद राइजोपस एंड म्यूकोर, ये 2 अलग फंजाई है बट साथ में ही इसका एग्जांपल लिख रही हूं मैं, इधर लिख देती हूं राइजोपस एंड म्यूकोर। ये दोनों फंजाई जो है ना बेटा ये कॉज करती हैं ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर, जो ब्रेड हम लेके आते हैं बेकरी वाली ब्रेड, उसके ऊपर ये फीड करती है और उनको खराब करती है ब्रेड्स को। ब्रेड काफी दिन पुरानी हो जाएगी तो बिल्कुल काली पड़ जाती है,
तो काली पड़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस राइजोपस एंड म्यूकोर, उसकी वजह से उसके ऊपर ब्लैक सा या ग्रेश कलर का रस्ट या माइसीलिएट ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, कॉजेस ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट बात करेंगे अब बेटा, सो नेक्स्ट इज डिटीरियोमाइसीटीज। इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं डिटीरियोमाइसीटीज के, वन बाय वन हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पहली बात तो आप ये जरा समझना, डिटीरियोमाइसीट्स जो है इससे हम बेसिकली ये बोल सकते हैं क्योंकि ये ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं करती, ट्रू रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, इसलिए इसे डस्टबिन फंजाई भी बोलते हैं, डस्टबिन फंजाई, ठीक है। और ये क्या कॉज करवाती है बेटा, ये कॉज करवाती है काफी सारे डिजीजेस। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले हम याद करेंगे इसके अंदर कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, कोलेटोट्राइकम फैल्केटम ये कॉज करती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यानी गन्ने की फसल को, जो आपने कभी गन्ना खाया होगा उसमें देखा होगा बीच में से लाल लाल सा निकलता है गन्ना, वो वाला पोर्शन अच्छा नहीं लगता खाने में, है ना, वो खाना भी नहीं चाहिए, उसके अंदर ये फंगस होती है कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, जो कॉज करती है उसमें रेड रॉट्स को, ठीक है, और उसका स्वाद बिगाड़ देती है गन्ने का, ठीक है। नेक्स्ट इज हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, ये क्या कॉज करती है, ये राइस की जो फसल है, ठीक है, चावलों की फसल जो होती है, राइस की फसलों के अंदर उनके लीव्स को खराब करती है, राइस के जो लीफ होते हैं उनको खराब करती है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, ओराइजे से आपको पता चलेगा ओराइजा वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, राइस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सर्कोस्पोरा, मैंने पहले जो यहाँ पे स्क्लेरोस्पोरा, अब आएगा वो जो मैंने पहले लिख दिया था यहाँ पे, नेक्स्ट आएगा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा ये कॉज करती है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफलियां ग्राउंडनट्स, ठीक है, मूंगफलियों को आपने खाया होगा, तो मूंगफलियों में कभी कभार खाते खाते अगर आपका ध्यान ना हो, एक आध बड़ी गंदी सी स्वाद वाली मूंगफली आपके मुंह में आ जाती है, पूरा मुंह का टेस्ट ही बिगड़ जाता है, किस वजह से होती है, टिक्का डिजीज की वजह से। तो मूंगफली का जो दाना होता है उसमें ब्लैक सा रस्ट सा पहुंच जाता है, उससे उसका स्वाद पूरा बिगड़ जाता है, कड़वी हो जाती है वो कॉज होता है बिकॉज ऑफ सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। आपको याद करने का तरीका बताती हूँ मैं आप पर, सर्को, सर्को से आपको याद मतलब क्या वर्ड याद करना है, सर, सर्कोस्पोरा से, क्योंकि ये सी से शुरू है पर उसकी प्रोनाउंसिएशन एस से शुरू हो रही है, तो प्रोनाउंस करने में एस की साउंड दे रहा है, सर्कोस्पोरा, तो सर, तो आपने याद रखना है सर पर टीका, सर पर टीका से आपको सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा टिक्का डिजीज कॉज करता है, ये याद रहेगा, सर पर टीका, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट इज अल्टरनेरिया सोलानी, नेक्स्ट एग्जांपल इज अल्टरनेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया सोलानी ये क्या कॉज करती है, जल्दी से बताइए, अल्टरनेरिया सोलानी से क्या कॉज होता है, आज आपको काम दिया था मैंने होमवर्क में, जल्दी जल्दी बताइए, अल्टरनेरिया सोलानी और ट्राइकोडर्मा, ये दोनों के बारे में मुझे आप बताओगे, अल्टरनेरिया सोलानी क्या कॉज करता है और ट्राइकोडर्मा, मैं आपकी चैट बॉक्स में देख लीजिए, जल्दी से रिप्लाई करिएगा बेटा।
हरी अप, रिप्लाई फास्ट। स्टूडेंट्स बताइए बेटा। ये कॉज करता है, पोटैटो से रिलेटेड है, एग्जांपल दे रही हूँ, पोटैटो से रिलेटेड डिजीज ही कॉज करते हैं। जल्दी बताना मुझे ये कौन सा ब्लाइट कॉज करता है। सो गए मुझे लगता है आप लोग। अच्छा ये बता दो, नहीं पता कि पता है? यस, लेट ब्लाइट पोटैटो नहीं बेटा, डोंट नो। किसने लिखा है बेटा? साक्षी ने? नहीं, बुलाए, ये क्या है बेटा? नहीं ये भी नहीं है, गलत है। अल्टरनेरिया सोलानी ये कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। एक आपने पढ़ा लेट ब्लाइट, ये कॉज करते हैं अर्ली ब्लाइट। पोटैटो की फसल यानी कि जब आलू बनने वाले होते हैं, पकने वाले होते हैं जमीन के नीचे, उससे पहले ही उसमें ब्लाइट कॉज हो जाती है। लेट ब्लाइट का मतलब पकने के बाद उसकी फसल खराब होना, ये पकने से पहले ही फसल को खराब कर देती है वाली फंगस, तो ये अर्ली ब्लाइट कॉज करती है। ब्लाइट अगेन इज द प्रेजेंस ऑफ स्पॉट्स इन द पोटैटो। आप पोटैटो की फसल जब निकालोगे ना बेटा, कभी आलू काटोगे, उसमें से आपको स्पॉट्स नजर आते हैं। अब वो आपको जो दिखता है स्पॉट्स अंदर जो निशान पड़े दिखाई देते हैं आपको आलू के अंदर, आप ये जज नहीं कर सकते ये ब्लाइट अर्ली ब्लाइट है कि लेट ब्लाइट है। ठीक है, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोटैटो उसी समय पता चलता है। ये अगर पकने से पहले ही, कभी एक बार हरे हरे टोमेटो पोटैटो जैसे कच्चे पोटैटो से निकालो और उसको कट करो, उसी में कभी कभार निशान निकल आते हैं। अगर तो वो कच्चे पोटैटो में से निशान निकल आए तो वो हमेशा अर्ली ब्लाइट होगा, और पूरा अगर पोटैटो पका हुआ है और उसके अंदर निशान निकल रहे हैं तो वो लेट ब्लाइट होता है। तो अल्टरनेरिया सोलानी लेट अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। ट्राइकोडर्मा क्या कॉज करता है? ये पैरासाइटिक डिजीज कॉज करता है, आपके फुट से रिलेटेड डिजीज। नाम बताना मुझे उस फुट डिजीज का क्या नाम होता है? ट्यूबर ब्लाइट इज अनदर नेम फॉर अर्ली ब्लाइट, बट हम अर्ली इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हमारे को ये पता करना है कि कौन सी फंगस। अगर हम सिंपल जैसे ट्यूबर ब्लाइट कर देंगे, ट्यूबर ब्लाइट तो जो ट्यूबर क्या होता है? पोटैटो, ब्लाइट मतलब उसमें निशान पड़ जाना। तो अगर ट्यूबर ब्लाइट हम बोलेंगे तो ब्लाइट तो फिर उसमें लेट ब्लाइट भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ हमें बताना है कि किस स्टेज पर ब्लाइट कॉज हुआ है, अर्ली की लेट, इसलिए हमने यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड अर्ली और लेट लिखा। ट्राइकोडर्मा कौन सी डिजीज कॉज करता है? फूड से रिलेटेड, जल्दी से बताइए। साक्षी बताओ बेटा। ये कॉज करता है ट्राइकोडर्मा, इट कॉजेस व्हिच काइंड ऑफ इंफेक्शन? रिंगवर्म इंफेक्शन, एथलेटिक फुट इंफेक्शन। पैरों की उंगलियों के बीच में फंगस ग्रो कर जाती है, आपको पता होगा काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एथलेटिक फुट डिजीज भी बोलते हैं। इसमें पैरों के बीच में फंगस की ग्रोथ हो जाती है, उंगलियों के बीच में लाल हो जाती है उंगलियां, उसमें पानी भरा होता है, उसमें इचिंग होती है, उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, अनइजीनेस फील होता है आपको, तो ट्राइकोडर्मा की वजह से होता है। डर्मा मतलब रिलेटेड टू स्किन, डर्मल डिजीज कॉज करेगा, बट ये ट्राइकोडर्मा मतलब फुट में डिजीज कॉज करेगा। तो एथलेटिक फुट डिजीज ये कॉज करता है, इन्फेक्शन का एक टाइप। ठीक है, नेक्स्ट, ये कैटेगरी आपकी खत्म हो गई। इसमें आपने एग्जांपल कौन-कौन से याद करें? कोलाटो ट्राइकम फैल्केटम, हेलमिंथोस्पोरियम, सर्कोस्पोरा पासोनेटा, अल्टरनेरिया सोलानी, ट्राइकोडर्मा। ये जितना गार्बेज मैंने इसको बोला कि ये डस्टबिन ग्रुप ऑफ फंगस है, इसके एग्जांपल इतने ही सारे हैं। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, एनसीईआरटी में एक चीज लिखी है, एनसीईआरटी में एक चीज लिखी है कि इनकी स्टडी अभी तक चल रही है डिप्टीरियोमाइसीट्स के बारे में, ये अलग से ग्रुप बना हुआ है। कल को अगर इनके कोई भी फीचर जो है ना पूरे डिस्कवर हो गए, क्योंकि ये अभी तक पूरी डिस्कवर्ड फंजाई नहीं है,
ये अगर फुली डिस्कवर हो गई तो ये किसी और कैटेगरी को बिलोंग करेंगी, या तो ये एस्कोमाइसिटीज को करेंगी या बेसिडियोमाइसिटीज को करेंगी, ठीक है। तो उस समय इनको हटा दिया जाएगा और उसको हम उसमें डाल देंगे, मतलब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, पर हाल फिलहाल के लिए दे शुड कम अंडर दिस ग्रुप। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसिटीज। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल एस्कोमाइसिटीज का आप भी पढ़ते हैं बेटा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनिसिलियम जो है, इसके इस फंगस से फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी, और डिस्कवरर वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। He got Nobel Prize for the discovery of penicillium. मैं आपको ये छोटा सा किस्सा बताती हूँ, ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। आप लोगों को, काफी लोगों को पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। चलिए, पेनिसिलियम जो है बेसिकली ये कैसे, उससे पेनिसिलिन डिस्कवर कैसे हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, और इन्होंने इस बैक्टीरिया को जो है एक कल्चरल प्लेट पे, अगार के ऊपर पेट्री प्लेट पे ग्रो कर रखा था लेबोरेटरी में, और उन्होंने क्या किया, इसको, इस पेट्री प्लेट को किसी कॉर्नर पे, शेल्फ पे रख दिया, और रखने के बाद 2-3 दिनों के बाद उन्होंने उसकी ग्रोथ, और एक्चुअली उसने नेचुरल टेम्परेचर पे इनकी ग्रोथ स्टडी करनी थी, उन्होंने रखा, और 3-4 दिनों बाद वो जब आए दोबारा, उन्होंने ऑब्जर्व किया पेट्री प्लेट को, तो ही गॉट सरप्राइज इसलिए हो गए कि जो बैक्टीरिया उन्होंने रखे थे उस प्लेट के अंदर, ये सारे बैक्टीरिया वहां से जा चुके थे, और उसकी जगह पे वहां पर खूब सारी फंगस ग्रो कर रही थी, और उस फंगस को जब डिस्कवर किया गया तो वो फंगस कौन सी निकली, पेनिसिलियम फंगस निकली। तो उसने ये सोचा कि ये फंगस ग्रो करी और बैक्टीरिया खत्म हो गए, इसका ये मतलब है कि इन्वायरमेंट में जरूर इसके स्पोर्स रहे होंगे इस फंगस के, जो उस कल्चर मीडिया के ऊपर लैंड किए, और जैसे कल्चर मीडिया पे लैंड किए तो उसने क्या किया, कुछ ना कुछ इसमें से एंटीबायोटिक सब्सटेंस निकला होगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो किल हो गए। उन्होंने उस समय इसको डिस्कवर किया कि पेनिसिलियम में से कौन सी एंटीबायोटिक निकलती है। तो फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक फ्रॉम पेनिसिलियम इज पेनिसिलिन। ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। देखो, गलती से मिस्टेक करा, ऐसे है ना, वो क्या कहते हैं कि इन लोगों की जो साइंटिस्ट होते हैं बेटा, इनकी गलतियां भी कितनी अच्छी अच्छी महान गलतियां होती हैं। इसको, इस पे नोबेल प्राइज मिला है ऐसी गलती करने पे, ठीक है। आप लोग की गलतियां करने पे आपको मार पड़ती है, पनिशमेंट घर में मिलती है ना, पर इनकी गलतियां भी जितनी महान होती है बेटा कि इनको नोबेल प्राइज मिल जाते हैं इनकी गलतियों से, ठीक है। तो कुछ सीख लो इनसे, शायद क्या पता आपका नाम भी नोबेल प्राइज विनर के अंदर आ जाए, ठीक है। यस, तो पेनिसिलियम इज द फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट इज एस्परजिलस। नेक्स्ट इज एस्परजिलस, and next is Moschella. Moschella भी, ये जो एस्परजिलस है ये एक डिजीज कॉज करती है, एस्परजिलोसिस। इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। एस्परजिलोसिस में क्या होता है, एस्परजिलोसिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज जिसके अंदर आपके ईयर में, कानों के अंदर फंगस इन्फेक्शन होता है और पानी निकलता है, खूब वाटर निकलता है उसमें से, एस्परजिलोसिस, ओके। एंड इट आल्सो कॉजेस लंग इन्फेक्शन। एस्परजिलोसिस से लंग इन्फेक्शन भी होता है, जिसके सिम्टम्स टीबी की तरह ही होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की तरह ही होते हैं। Moschella, it is an edible fungus, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लेविसेप। क्लेविसेप परप्यूरा इसकी स्पीशीज है बेसिकली। क्लेविसेप जो है ये फंगस खाई जाती है क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ LSD। LSD इज अ काइंड ऑफ ड्रग। जब आप ड्रग अब्यूज पढ़ोगे टॉपिक,
क्लास 2 का, तो वहां पर पढ़ेंगे कि क्लेविसेप एक ऐसी फंगस है जिसे खाया जाता है। ये हेलुसिनेटिंग फंगस होती है और अफ्रीकन ट्राइब पीपल इसको खाते हैं, ठीक है। इसको खाने से जैसा नशा, जैसे वाइन या कोई और मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक लेने से नशा चढ़ता है, वैसा ही काइंड ऑफ नशा जो है क्लेविसेप से भी चढ़ता है, भांग की तरह। जैसे लोग हंसते रहते हैं, क्लेविसेप खाने के बाद ये बहुत मजे से डांस करते हैं पूरी पूरी रात, ठीक है, ट्राइबल पीपल्स। इट इज आल्सो यू कैन से काइंड ऑफ हेलुसिनेटिंग फंजाई एंड सोर्स ऑफ LSD। साथ ही साथ ये एक डिजीज कॉज करती है जिसे हम बोलते हैं इगराट ऑफ राय। राय में इगराट कॉज करती है, और ये जो इग्रोटेड राय होती है बेटा, मतलब राय की फसल जो है उसको खराब करना, उसके अंदर जो है फंगस ग्रोथ होना। इग्रोट ऑफ राय से एक ड्रग बनती है जिसे बोलते हैं इग्रोटिन, and this drug is very important for clinical abortion cases। किसी ने अपना बच्चा जो है वो एबॉर्ट करवाना है तो इग्रोटिन ड्रग दी जाती है उसको, और इग्रोटिन ड्रग से जो है वो क्लिनिकल एबॉर्शन किया जाता है चाइल्ड का। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल था क्लेविसेप। नेक्स्ट इज न्यूरोस्पोरा। मैं ये मिटा रही हूँ बेटा, चलिए न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है बेटा, इसे हम बोलते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म ऑफ जेनेटिक्स। जैसे आपको याद होगा कि हाँ, आप पहले पढ़ते थे मेंडल के बारे में, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते थे। उन्होंने क्या यूज किया था मॉडल ऑर्गेनिज्म, पी प्लांट। उसके बाद मॉर्गन ने यूज किया ड्रोसोफिला को, उसी तरीके से न्यूरोस्पोरा को भी। तो न्यूरोस्पोरा जो है वो प्लांट्स के अंदर मॉडल ऑर्गेनिज्म है। कई तरह की जेनेटिक स्टडीज में न्यूरोस्पोरा को स्टडी किया जाता है, तो इसकी लेबोरेटरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, इसमें आती है ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेसिस, और ये आप बेसिकली बेकरी में यूज करते हैं। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं ईस्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट, बेसिडियोमाइसीट्स के एग्जांपल। इसमें पहला एग्जांपल है पक्सीनिया। ये क्या कॉज करती है, रस्टिंग डिजीज। इसमें भी रस्ट होती है, और अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की रस्ट होती है। आपके बुक्स में रस्ट के कलर्स नहीं दे रखे। वैसे तो हम लोग जब डिटेल में पढ़ते हैं ना बेटा, पूरी साल पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम सारे रस्ट के नाम लिखवाते हैं, बट अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है कि इट कॉजेस रस्टिंग डिजीज। नेक्स्ट इज स्टिलैगो, ठीक है, और कुछ लोग इसको अस्टिलैगो भी बोलते हैं। स्टिलैगो ये स्मट डिजीज कॉज करती है, स्मट। अब स्मट और रस्ट में क्या डिफरेंस होता है? रस्ट जो होती है बेटा वो काफी कह सकते हैं कोरस होती है, जैसे ग्रैन्युलर सी होती है। स्मट पाउडर जैसी होती है, पाउडरी टाइप होती है। स्मट बहुत स्मूथ होती है तो पाउडर टाइप, और बहुत स्मूथ कंसिस्टेंसी की होती है स्मट। स्टिलैगो कॉजेस स्मट डिजीज। नेक्स्ट इज मशरूम्स। अब आप बेसिडियोमाइसीट्स पढ़ रहे हो और मशरूम ना पढ़ो तो बेटा दर्द हो जाएगा। मशरूम में एडिबल भी होती है, नॉन एडिबल मशरूम भी होती है। अमंशिया इज द वर्ल्ड्स पॉइजनस मशरूम। आपको पता हो अगर, अमंशिया जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस मशरूम में आती है। रेड कलर की मशरूम होती है विद वाइट स्पॉट्स ओवर देयर रेसिड्यू का, ठीक है। तो मशरूम एंड पफ बॉल्स। स्मॉल साइज की मशरूम, ठीक है, पफ बॉल्स की तरह नजर आती है। इस तरह का स्ट्रक्चर, लॉलीपॉप की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये बहुत छोटी साइज की होती है, और ये मिट्टी के ऊपर जहां पर भी फर्टाइल मिट्टी होगी वहां पर ग्रो करती है रेनी सीजन में। पफ बॉल्स, ठीक है, ये खाई नहीं जाती पफ बॉल्स, पहली बात, इट इज नॉट एडिबल। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स। तो आपका इसके साथ बेटा आपका जो ये फंजाई किंगडम था वो ओवर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको है इसके अंदर वायरसेस के बारे में। चलिए वायरस के बारे में मैं आपको जो है 2 होमवर्क दूंगी, वो आपने करके लेके आने हैं। टीएमवी और बैक्टीरियोफेज वायरस आपके सिलेबस में आता है।
टीएमवी और बैक्टीरियोफेज का डायग्राम आपने स्टडी करना है, मुझे पता है आपको आता है, फिर भी आप उसको थ्योरी, जो थ्योरी है उसकी वो पढ़ लेना, इतना सा कर लेना काम, और उसका डायग्राम अच्छे से स्टडी कर लेना। मैं बनवा नहीं दी क्योंकि आपको अब बुढ़े हो चुके हो ये बनाते बनाते डायग्राम, ऑफेंसिव मत लेना इस चीज को, बुढ़े हो गए हो, ठीक है, हो गए हो तो हो गए हो, सच्चाई बात है ये, ठीक है, वो नहीं पढ़ाऊंगी, बस इतना सा बताऊंगी वायरसेस के बारे में कि जो वायरसेस जो टर्म है इट वाज गिवन बाय पॉस्चर, वायरस टर्म वाज गिवन बाय पॉस्चर, नोट करते जाइएगा फटाफट से, वायरसेस टर्म वाज गिवन बाय पॉस्चर, ठीक है, और इसकी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की थी किन्होंने, इवानोस्काई ने, इवानोस्काई ने सबसे पहली बार टीएमवी को डिस्कवर किया था, टीएमवी, इवानोस्काई ने फर्स्ट टाइम वायरस डिस्कवर किया था, दैट इज टीएमवी, टबैको मोज़ेक वायरस। ये टबैको मोज़ेक वायरस जो है टबैको ट्री के अंदर ट्यूमरस ग्रोथ करवाता है, ट्यूमर कॉज करवाता है टबैको प्लांट के अंदर, और इन्होंने उसमें इसको स्टडी किया था इवानोस्काई ने। नेक्स्ट इज बेजर्निंग, बेजर्निंग ने बेसिकली क्या किया था, इसको फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किया था, ये सब चीजें आपकी बुक्स में दे रखी हैं, आप पढ़ोगे थ्योरी तो आपको पता चल जाएगा। और सॉरी स्टैनली ने इसको पहली बार जो है, नॉट बेजर्निंग ने इसको पेंटागम विवियम फ्लूइडियम बोला था, स्टैनली जो है, स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था टीएमवी को, फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज करा था टीएमवी को, और बेजर्निक ने बेसिकली पहली बार ये बोला था कि दिस इज कंटैगविम विवियम फ्लूइडियम, बुक में लिखा हुआ है आपके, कंटैगविम विवियम फ्लूइडियम मतलब कि लिविंग इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है और इन्फेक्शियस है। तो ये सब उसकी हिस्ट्री आपकी बुक में लिखी हुई है, ये आपको पता चल गया है। अब अगर हम बात करें कि मेजर जो है कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी वायरस में, तो वायरस के अंदर दो ही मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें न्यूक्लिक एसिड होगा और उसमें प्रोटीन कोड होगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड। न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हम कह सकते हैं डीएनए बेस्ड वायरस भी हो सकते हैं और आरएनए बेस्ड वायरस भी हो सकते हैं। जो आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं बेटा, इन्हें रेट्रोवायरस बोलते हैं, ठीक है। अब आपने डीएनए बेस्ड वायरस, आरएनए बेस्ड वायरस, इनके एग्जांपल्स लिख के रखने हैं, कल सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जांपल डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है, और साथ ही साथ इनका डायग्राम, टीएमवी और इनका डायग्राम आपने पढ़ना। नाउ व्हाट आर वायरॉइड्स, ये तो जरा समझ आ गया आपको। नाउ व्हाट आर वायरॉइड्स, कोई बच्चा फटाफट से वायरॉइड्स की डेफिनेशन बताए फटाफट से, व्हाट आर वायरॉइड्स। अरे अब साक्षी बेटा और बच्चे भी फटाफट से जो रिप्लाई कर रहे हैं फटाफट से बताओ, व्हाट आर वायरॉइड्स, क्या होता है वायरॉइड में। और अच्छा वायरॉइड भी था ना, और प्रायॉन्स भी था ना, क्या होते हैं प्रायॉन्स। हाँ दोनों बताना आपने। वेरी गुड, लैक ऑफ प्रोटीन कोड एंड दे कंटेन व्हिच जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये लैक ऑफ प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। वंशिता ने बताया बेटा, गुड, ये बताओ कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए, गुड वंशिता। जो वायरॉइड्स होते हैं इनमें जेनेटिक मटेरियल का आरएनए, ठीक है, और साथ ही साथ इनके अंदर प्रोटीन कोड की लैकिंग होती है, दे डोंट हैव द प्रोटीन कोड, ओनली दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ऐसे वायरसेस जिसमें जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है बट दे डोंट हैव द प्रोटीन कोड्स आर कॉल्ड वायरॉइड्स। एंड व्हाट आर प्रायॉन्स, प्रायॉन्स इज उल्टा ऑफ वायरॉइड्स,
They do have the protein code, but they lack the genetic material. They have protein code, prions, protein code होगा इसमें, but they don't have the genetic material. ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर है. फिर लाइकीन एंड माइकोराइजा. लाइकीन्स आपको पता है फंगल एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द एल्गी. ठीक है, उसे हम बोलेंगे लाइकीन्स. एंड माइकोराइजा इज फंगल एसोसिएशन ऑफ फंगाई with the hard plants like gymnosperms, angiosperms के साथ they form association and it is called the mycorrhiza. With this, officially this chapter of biological classification is end from my side, but not from your side. Now what you have to do is to practice the questions regularly and also to study the whole chapter from NCERT booklet. You have to make it your habit to study NCERT in depth, line to line, point to point. All right. Now, the next thing, because we are left with 20 minutes more, 12 o'clock तक class चलेगी आपकी, 20 minutes है, 15 to 20 minutes बचे हैं. We'll start the next topic, that is plant kingdom. As per the syllabi, जो आपको schedule भेजा है syllabi में, उसमें आपको plant kingdom आज के डेट पे होता है. ठीक है, तो मुझे शुरू करवाना पड़ेगा because हमारी जो पहले 2 लेक्चर थे थोड़ा कम टाइम के लिए चले थे, 1 और 20 मिनट्स नहीं चले थे. इस वजह से हमारा थोड़ा सिलेबस पीछे लैग कर गया. एंड बॉटनी इज वेरी डीप सब्जेक्ट. मैं आपको बहुत सुपरफिशियली हर चीज नहीं बता सकती हूँ. कोशिश मैंने की है कि ईच एंड एवरी पार्ट में डिस्कस कर सकूं आपके साथ. मेरी तरफ से मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इसके अंदर, और जो छोड़ा भी है वो मैंने आपको बोला है कि आपने पढ़ना है, और वो भी ऐसा पार्ट छोड़ा है मैंने जो मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो सारा मैंने यहाँ पर डील किया. ऑलराइट, चलिए. So I'm going to rub this board. हम शुरू करेंगे प्लांट किंगडम. आप हेडिंग डाल के रखिएगा प्लांट किंगडम. अब प्लांट किंगडम डाल लीजिएगा. प्लांट किंगडम में आपको मैं फ्लो चार्ट तो नहीं बनवा रही प्लांट किंगडम का, मैं आपको डायरेक्ट प्लांट किंगडम की जो है वो डिवीजन शुरू करूंगी. सबसे पहली डिवीजन जो पढ़ेंगे दैट इज एल्गी यानी हेलोफाइटा. तो आप लोग हेडिंग डाल के रखिएगा. इस पॉइंट पे किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना है? किसी का भी कोई सवाल है तो आप अपना चैट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए. जब मैं रब करके हटूंगी तो मैं आपका वो डिस्कस कर लूंगी. ठीक है, कोई भी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू नो और समथिंग यू वांट टू टेल, तो आप प्लीज डाल सकते हैं मैसेज. Any doubts? Yes and no में रिप्लाई कर दो. मुझे लगता नहीं डाउट्स है क्योंकि आप लोगों ने कुछ लिखा नहीं. गुड. इसका ये मतलब है या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, सब कुछ पढ़ते हो, ये कुछ भी नहीं पढ़ते हो. अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो. होना तो इस कैटेगरी में चाहिए कि सब कुछ पढ़ते हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो. वो पता चल जाएगा जब इंस्टीट्यूट में मिलेंगे हम लोग. ठीक, चलिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट किंगडम, और ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज प्लांट किंगडम.
प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो टॉपिक हम शुरू करेंगे दैट इज एल्गी। एल्गी एल्गी कैसे होती है बेटा? एल्गी हैव हेलोफाइट बॉडी, और यहाँ पे कह सकते हो थैलस बॉडी। थैलस का मतलब होता है दे डोंट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, यानी जैसे पेड़ पौधों में आप देखते हो कि रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, ब्रांचेस होती है, लीव्स होती हैं, ऐसा इनमें नहीं होता। इनकी थैलस बॉडी होती है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी इनके पास नहीं होती, ठीक है। और साथ ही साथ दे आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जो वेरी करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट इज हैबिटेट। तो फंगस जो है वो एल्गी जो है वो दो हैबिटेट्स में ग्रो कर सकती है। इसकी हैबिटेट एक्वाटिक भी हो सकता है और इसका टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। Most of the fungi are aquatic in nature. ज्यादातर एक्वाटिक होती है because इनमें vascular tissues नहीं होते, इसीलिए they require water all the time, उसी में ग्रो करती है। Mostly are aquatic and very less are terrestrial, ठीक है। Next is most of, you can say, the algae they have reserve food material as starch, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो कर रही है। वस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, वस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, जाइलम और फिलोएम इनके पास नहीं होता फॉर वाटर एंड फूड कंडक्शन, तो वस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट इन देम। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे अगर हम, तो रिप्रोडक्शन में ये तीन टाइप की रिप्रोडक्शन शो करती है। The first type of reproduction is vegetative reproduction. Next is asexual reproduction, and then is sexual. Vegetative reproduction they show with the help of fragmentation. And asexual reproduction they show by two methods. Number one is formation of flagellated spores. Flagellated spores में ये बनाते हैं zoospores. And they could also form non-flagellated spores, just like a planospore. Akinete, a planospore, akinete, hypnospore. They lack flagella. That's why they are under non-flagellated spores. Sexual reproduction they perform with the help of three different modes: isogamy, anisogamy, and oogamy. पढ़ चुके हैं आप आइसोगेमी क्या होता है, अनाइसोगेमी क्या होता है, ओगेमी क्या होता है। जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? What about their sex organs? Sex organs. The sex organs are unicellular in nature. बड़े सिंपल टाइप के सेक्स ऑर्गन है, यूनिसेलुलर है एंड नॉन जैकेटेड है। नॉन जैकेटेड, ठीक है, कवर्ड नहीं
नहीं है, तो दे आर नॉन जैकेटेड। पर इसमें एक एक्सेप्शनल केस है क्यारा का। क्यारा इज अ एक्सेप्शनल केस क्योंकि इट कंटेन्स मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, multicellular and jacketed sex organ। ठीक है, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। जो कैरा की बॉडी होती है ये बाहर से बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है और ये बहुत हार्ड होती है, इसीलिए इसको स्टोन वॉल्ड भी बोलते हैं। They are also called stone walled। Now there are three main categories of algae according to the pigments present in them and the color they show. They are of three types। Okay, so number one is the green algae, next is the brown algae and the third one is the red algae। अब in the next section, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, in the next section I am going to conduct a comparative study between all of these three kinds of algae। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए हम इसके अंदर 4 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रीन एल्गीज। ग्रीन एल्गीज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्राउन एल्गी। And in last, we will discuss about the red algae। Okay. First characteristic हम डिस्कस करेंगे of their habitat। हैबिटेट क्या है इनका? तो जो आपकी ग्रीन एल्गीज होती हैं, ये मोस्टली फ्रेश वाटर होती है। So they are mostly fresh water in nature। fresh water in nature। fresh water को FW से मैंने डिनोट किया। फ्रेश वाटर एग्जांपल आता है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा एंड यूरोथ्रिक्स। और बहुत कम, मतलब 10% ही ऐसी एल्गीज है इस कैटेगरी की। ओनली 10% एल्गीज आर देयर जो मैरीन है। और मैरीन एल्गी जो है इसके अंदर, उनकी एग्जांपल है लाइक अल्वा, अल्वा एंड क्लेविस एंड कॉलरापा। कॉलरेपा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। COULERPA, कॉलरेपा।
These are the marine forms of green algae. Next is the brown algae. तो brown algae जो होती है आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरीन होती है, इसमें सारी फॉर्म्स मेरीन है। और जो रेड एल्गी है वो मेरीन भी है और वो फ्रेश वाटर भी है। मेरीन में बहुत ही कम आती है, मेरीन के अंदर बहुत ही कम आती है, सॉरी मेरीन मोस्टली होती है, मोस्टली मेरीन होती है, और बहुत ही कम जो होती है ये क्या होती है, फ्रेश वाटर वेरी रेयर। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेश वाटर वाली एल्गी का बट्रैकोस्पर्मम। बट्रैकोस्पर्मम जिसे फ्रॉग स्पान एल्गी भी बोलते हैं। फ्रॉग स्पान एल्गी, ठीक है, ये इसके ये वाले टाइप्स में आ गई। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ देयर लोकेशन। एरिया ऑफ देयर लोकेशन, अब ये एल्गीज किस किस एरिया में मिलती हैं? एरिया, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी ग्रीन एल्गी है ये कोल्ड और वार्म दोनों एरियाज में आपको ये वाली एल्गी मिल जाएगी। जो ब्राउन एल्गी है वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड एरियाज में मिलेगी, और जो आपकी लास्ट वाली कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ वार्म एरियाज में मिलेगी, वार्म एरियाज में। नेक्स्ट इज बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है? तो इनमें यूनिसेलुलर फॉर्म भी है और मल्टी सेलुलर फॉर्म भी है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में एग्जांपल आएगा क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आएगा इसमें क्लोरेला। ये वाली जो है बेटा, ये वाली भी जो है वो कैसी होंगी? यूनिसेलुलर इन नेचर। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में इसमें एग्जांपल आएगी स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म है एल्गी की। नेक्स्ट इज इसमें कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म प्रेजेंट नहीं होती, ओनली मल्टी सेलुलर होगी। यूनिसेलुलर नहीं होगी, ओनली मल्टी सेलुलर फॉर्म ही प्रेजेंट होगी। अब मल्टी सेलुलर होगी, नेक्स्ट में एग्जांपल करते हैं, इसमें यूनिसेलुलर भी होगी और इसमें मल्टी सेलुलर भी होगी, दोनों ही फॉर्म इसमें प्रेजेंट होगी। बेटा कल हम जो है इसके भी एग्जांपल लिखेंगे और इससे आगे वाले पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, टाइम हमारा होने वाला है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ तक ही जो है आज पढ़ेंगे, इसके आगे का कल पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया बेटा? ये क्या लिखा है बेटा आपने? फर्स्ट एग्जांपल लिखा है मैम, क्या लिखा है फर्स्ट एग्जांपल? ये वाला क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा। अभी इसके एग्जांपल में लिखवाएंगे, इसके मैं कल लिखवाऊंगी। आगे समझ? अच्छा ये अल्वा, ये है कॉलेरेपा, COU
ओके जी, चलो बेटा सेफ रहो, ठीक है, और पढ़ते रहो, और जो आज का होमवर्क दिया वो कर लेना, हो जाएगा। ओके बाय 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 बाय।